सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोच आईएएस अगेन। आज जिस टॉपिक पे अपन बात करने वाले, फर्दर डिस्कस करने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट क्यों है पहले वो समझ लेते हैं। यूपीएससी एग्जाम, सिविल सर्विसेज एग्जाम के अंदर जब अपना एथिक्स का पेपर आता है, पेपर के अंदर काफी डेप्थ में केस स्टडीज भी पूछी जाती है, या फिर इंडिविजुअल फिलोसोफर्स, लीडर्स की स्टडीज के बारे में या उनके कोट्स के बारे में ही पूछा जा सकता है, राइट। बट अपने को अगर उनकी बेसिक आइडिया ऑफ अंडरस्टैंडिंग या बेसिक थॉट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग ही नहीं पता है, तो अपन कहीं ना कहीं बेटर आंसर नहीं कर पाएंगे। और जहां बेटर आंसरिंग नहीं होगी वहां पे आपके मार्क्स आने के चांसेस भी कम हो जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे अपन आज कुछ लीडर्स और फिलोसोफर को पढ़ने की, समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे उनकी लाइफ के अंदर उन्होंने वैल्यूज जनरेट करी है कहीं ना कहीं, राइट। अगर अपने को ये पता होगा कि उन्होंने अपनी लाइफ में कैसे वैल्यूज जनरेट करी है और कैसे वैल्यूज इंपॉर्टेंट रखती है उनकी लाइफ में, और उनकी टीचिंग्स में किस तरीके की वैल्यू जनरेटेड है, तो अपनी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे बहुत बेटर हो सकती है, राइट। यहाँ पे लीडर्स और फिलोसोफर तो अलग अलग क्यों लिखे हैं सर, थोड़ा इसको बताइए। फिलोसोफर मतलब उनका वे ऑफ लिविंग बोल सकते हैं अपन, उनके वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स या लिविंग को अपन यहाँ पे समझेंगे। और लीडर्स यहाँ पे वो हो सकते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन चीज़ों पे वर्क कर रहे हैं, या फिर जो फाइनेंशियली या फिजिकली या दिस सोसाइटल वर्ल्ड में वर्क कर रहे हैं, नॉट इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड, राइट। तो ये बेसिक से डिफ्रेंशिएट अपन कर सकते हैं यहाँ पे। बट फंडामेंटली इनके थॉट्स क्या थे, इनकी अंडरस्टैंडिंग क्या थी, वो समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे इन पूरी की पूरी वीडियोस को, इन पूरे के पूरे लीडर्स वर्सेस फिलोसोफर्स और वैल्यूज एंड ऑल, इनको अपन हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो ये बेसिकली अपन बोल सकते हैं पार्ट 1 है, ये है पार्ट 1, राइट। पार्ट 1 के अंदर अपन कुछ फिलोसोफर्स को या लीडर्स को लेंगे, और नेक्स्ट पार्ट के अंदर अपन कुछ को लेने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे अपन एक चीज और समझ लेते हैं। आपके एग्जाम के अंदर कहीं बार आपको एग्जाम की शुरुआत जो होती है या आंसर राइटिंग की शुरुआत जो होती है वो एनेक्डोट्स से करनी होती है। एनेक्डोट्स मतलब बेसिकली हो गया ऐसे पॉइंट्स, ऐसे पर्सपेक्टिव से शुरू करना होता है जहाँ पे आप स्टोरी या कोट से कोई आंसर को शुरुआत करें। तो यहाँ पे फिलोसोफर्स के जो आइडियाज हैं वो बहुत इंडिविजुअल लेवल पे वर्क कर सकते हैं, या हेल्प कर सकते हैं आपके आंसर्स को इनरिच करने में यहाँ पे। ओके, तो इस चीज को आप समझ के रखिएगा। चलिए तो देखते हैं अपन फर्स्ट क्या आते हैं। फर्स्ट इज महावीर। महावीर के अंदर अपन बात करने वाले हैं, महावीर के बारे में अपन बात करने वाले हैं। महावीर कौन थे, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। महावीर भगवान जो है, महावीर जो एक फॉर्म ऑफ गॉड भी बोलते हैं कई बार, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर है। तीर्थंकर मतलब कि एक स्पिरिचुअल गॉड गाइडेंस है उनकी तरफ से कि ये 24वें नंबर के गॉड या भगवान बोले गए कहीं ना कहीं, राइट। इनकी फिलॉसफी क्या थी, इनको थोड़ा अपन समझते हैं, या फिर इनकी शुरुआत कैसे हुई वो थोड़ा सा अपन समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली जब महावीर भगवान, ही वॉज नॉट ए भगवान और मॉन्क समवेयर, ये पहले एक राजा थे जो बेसिकली अपनी प्रजा के मतलब अपने फादर के और इनके साथ रहते थे, उनकी वाइफ भी थी एंड ऑल। बट अप टू एज ऑफ 30 के बाद इन्होंने अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने का डिसाइड किया कि आई विल बी ए मॉन्क। तो इन्होंने क्या डिसाइड किया, इन्होंने डिसाइड किया कि मैं मॉन्क बनूंगा। मॉन्क मतलब कि साधु संत जिसको अपन बोल सकते हैं, वो बनने की कोशिश करूंगा, उस पाथ पे चलूंगा। क्यों? क्योंकि इनको लगा कि सोसाइटी में सफरिंग और पेन बहुत है, और मॉन्क ही ऐसी आइडेंटिटी है जो पर्टिकुलर इस चीज को सॉल्यूशन दे सकती है, इस चीज का सॉल्यूशन देने का काम कर सकती है, राइट। तो ये बेसिक से इनके फंडामेंट्स से कहीं ना कहीं इस वजह से इन्होंने मॉन्क की प्रथा को अपनाया। अब पहला इनका पॉइंट पर्सपेक्टिव क्या आता है वो समझने की कोशिश करते हैं। पहला पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव आता है नॉन वायलेंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जैन धर्म के अंदर, सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो नॉन वायलेंस ही है। नॉन वायलेंस मतलब क्या हो गया, लड़ाई झगड़े ना करना, राइट। इन्होंने भी यहाँ पे लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड्स के अंदर अपने जैन कल्चर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज बोली है अहिंसा परमो धर्म। इंपॉर्टेंट, राइट, आपने कई बार सुनी भी होगी। अहिंसा परमो धर्म को यहाँ पे इन्होंने बहुत प्रमोट किया है कि कैसे सोसाइटी के अंदर ह्यूमन बींग जब रहते हैं एज ए वैल्यूएबल पर्सन के तौर पे रहना चाहिए, एज ए नॉन वायलेंट पर्सन के तौर पे रहना चाहिए, राइट। नेक्स्ट आता है इनका ट्रुथ। सत्य क्या है, समाज को लेके, सोसाइटी को लेके रियलिटी क्या है, ट्रुथ क्या है, इसके ऊपर इन्होंने फोकस किया है कहीं ना कहीं। नॉन स्टीलिंग हो गया, छीना तानी करना या एक दूसरे से गलत व्यवहार करना, उन चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करने का काम किया गया। नॉन पोजिशन, कैलिबेसी, ये पॉइंट्स इनके जो हैं ये मेन
फैक्टर्स बताते हैं, ये मेन तत्व अपन बोल सकते हैं या मेन बॉटम ऑफ लाइन अपन बोल सकते हैं किसी भी जैन कल्चर को शुरुआत क्यों किया गया था, राइट। ये इनके मेन पॉइंट्स और टीचिंग्स थे। तो सर यहाँ पे ये जो टीचिंग्स है, ये वैल्यूज कैसे जनरेट करें? बिल्कुल ये वैल्यूज जनरेट करने का काम कर रहे हैं। नॉन वायलेंस आपकी एक ह्यूमन टेंडेंसी के अंदर वैल्यूज जनरेट कर रहा है, आपकी जो आइडेंटिटी है उसके अंदर एक वैल्यूएबल पर्सन बनाने का काम कर रहा है, राइट। ट्रूथ, नॉन स्टीलिंग, ये सब उसी पॉइंट को बढ़ावा देने का काम करते हैं कहीं ना कहीं। ओके, अब इन्होंने क्या बोला, नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बोला, सेल्फ रिस्ट्रेंट, मतलब अपनी इच्छाएं, अपनी इच्छा हो सकती है, कल्पना हो सकती है, कामना हो सकती है, अपन इस पॉइंट पे बोल सकते हैं। ही टॉट दैट परस्यूट ऑफ प्लेजर इज एन एंडलेस गेम, मतलब अपनी इच्छाएं जो हैं, राइट, अपनी जो इच्छाएं उनका कोई अंत नहीं है, दे आर एंडलेस, दे आर नेवर गोइंग टू एंड, एंड वी शुड एक्सरसाइज सेल्फ स्ट्रेंथ, मतलब कि अपनी इन्हीं इच्छाओं पे कंट्रोल करने की प्रैक्टिस हमेशा अपने को करनी चाहिए। एज ए ह्यूमन बीइंग अपने को सेल्फ रिस्ट्रेन करने की प्रैक्टिस हमेशा करनी चाहिए टू अचीव सोशल पीस एंड सिक्योरिटी एंड एनलाइटेंड सोसाइटी। क्योंकि इनका मानना ये था यहाँ पे कि आप जब भी अपनी इच्छाओं को देखेंगे तो आपकी इच्छाएं जब एक बार अगर कोई पूरी हो गई तो दूसरी इच्छा शुरू हो जाएगी, दूसरी इच्छा अगर पूरी हो गई तो तीसरी इच्छा शुरू हो जाएगी। देयर इज नो एंड फॉर एनीथिंग। तो इनका ये पॉइंट पर्सपेक्टिव यहाँ पे था कि अगर सोसाइटी में सोशली, अगर समाज के अंदर पीस चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए और एनलाइटमेंट मतलब कि ज्ञान का भंडार जिसको अपन बोल सकते हैं कि एक पॉइंट पर्सपेक्टिव जहाँ पे आप बहुत नॉलेजेबल पर्सन हो गए या नॉलेजेबल आइडेंटिटी के तौर पे अप्रूव करने लग गए या अप्रोच करने लग गए सोसाइटी के अंदर, राइट। तो वो बेसिकली पाने के लिए आपको सेल्फ एस्टीम करना बहुत जरूरी है। मतलब अपने खाने पीने पे हो सकता है या अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। खाने पीने इनका एक पॉइंट पाथ बोल सकते हैं जिनके अंदर यहाँ पे ये तपस्या करते हैं या फिर सूरज ढलने के बाद नहीं खाएंगे, सूरज उगने के कुछ समय बाद खाएंगे। तो इस तरीके की प्रैक्टिस ये करते हैं कहीं ना कहीं, राइट। यहाँ पे इन्होंने ये सारी की सारी जो चीज़ें बताई हैं, प्रैक्टिस बताया, ये किसके लिए एक और पॉइंट रखता है, कार्मिक एटम्स ऑफ सोल विच रिप्रेजेंट्स गुड और बैड। कार्मिक एटम्स क्या होते हैं पहले वो समझने की कोशिश करते हैं। कार्मिक एटम्स वो चीज़ें होती हैं जहाँ पे आप कोई एक वर्क कर रहे हैं जिस वजह से आपकी सोसाइटी में आपकी वजह से आपका एक काम शुरू हो गया, एक बर्डन, एक लाइबिलिटी बन गई आपके ऊपर कहीं ना कहीं, राइट। तो वो ख़त्म करने के लिए आपको नेक्स्ट काम करना होगा और जब नेक्स्ट काम करेंगे तो आपके लिए थर्ड लाइबिलिटी क्रिएट होगी। तो एक काइंड ऑफ ए कर्मा बोल सकते हैं या कार्मिक सोल बोल सकते हैं। तो ये तरह की चीज़ें चलती रहती है और ये साइकिल ऑफ बर्थ को जनरेट करती है। इनका मेन पॉइंट एक और क्या है, साइकिल ऑफ बर्थ। मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, साइकिल ऑफ बर्थ को इन्होंने बहुत ज़्यादा समझने की कोशिश की यहाँ पे ट्रूथ के अंदर कि कैसे आप जब एक काम कर रहे हैं दूसरा काम कर रहे हैं उस वजह से क्या हो रहा है, आपका बर्थ होता जा रहा है। बाबा उस बर्थ से कैसे बचा जा सकता है उसको लेके इन्होंने पॉइंट पर्सपेक्टिव रखने की कोशिश की थी यहाँ पे, राइट। और यही जो बर्थ हो रहा है, बर्थ होने की वजह से लाइफ में पेन हो गए, मिसरी, डेथ, वापिस ये चीज़ें चलती जा रही कंटिन्यूसली, इसका कोई एंड नहीं हो रहा है। हिज टीचिंग ले एम्फेसाइजेस ऑन इनर ब्यूटी ऑफ द सोल। यहाँ पे एक और पॉइंट अपन देखें कि इनकी जो टीचिंग्स थी, इनकी जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ को लेके चीज़ें थी, वो इनर ब्यूटी ऑफ सोल को प्रमोट करती है। अपने सोल के अंदर अपनी आत्मा को कैसे ब्यूटीफाई कर सकते हैं, कैसे प्यूरीफाई कर सकते हैं, उसको लेके इन्होंने पॉइंट पर्सपेक्टिव के। अकॉर्डिंग टू हिम soil is in bondage of karmic atoms which are accumulated by God और bad deeds। मतलब कि कार्मिक एटम्स क्या हो रहे हैं, सही और गलत डीड्स को जनरेट कर रहे हैं। डीड्स मतलब यहाँ पे एक एग्रीमेंट बोल सकते हैं अपन, पर्सपेक्टिव एक तालमेल रखने का काम कर रहे हैं, राइट। आप कुछ सही काम कर रहे हैं तो उससे भी आपका एक पॉइंट बन रहा है। पॉइंट मतलब कि यहाँ पे एक वैल्यू जनरेट हो रही है आपकी सोसाइटी के अंदर, और बैड कर रहे हैं तो भी आपकी वैल्यूज, और जितनी वैल्यूज जनरेट होती रहती है उतना ही आपके साइकिल ऑफ बर्थ भी चलता रहता है अकॉर्डिंग टू द जैन कल्चर, ओके। और यहाँ पे इन्होंने एक और पॉइंट को पर्सपेक्टिव को रखने की कोशिश की कि कारवा फिलोसॉफी के जस्ट अगेंस्ट में ही चले ये। कारवा फिलोसॉफी क्या होती है, कारवा फिलोसॉफी वो होती है जहाँ पे मटीरियलिज्म चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने का काम किया है कि कैसे सोसाइटी में जो दिख रहा है, जो चीज़ें सामने हैं वही सत्य है, वही सच है, अदरवाइज बाकी सब झूठ है कहीं ना कहीं, ओके। तो इस फिलोसॉफी के अगेंस्ट में इन्होंने वर्क करने की कोशिश की कहीं ना कहीं।
और ये मटेरियलिज्म चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश करते हैं कि मटेरियलिज्म चीज़ें आपको एक पॉइंट तक वैल्यूज या एक पॉइंट तक प्लेजर प्रोवाइड कर सकती है, उसके बाद वो नहीं कर सकती है, राइट। और इनके जो वॉयलेंट नॉन वॉयलेंस थॉट्स थे, इनके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट था कि कैसे आप एंगर, हेट, ग्रीड, इन सब को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये महावीर जो जैन थे, इनकी फिलॉसफी और टीचिंग्स बहुत सोसाइटी में पॉजिटिव इम्पैक्ट रखती है, पॉजिटिव वैल्यूज रखती हैं कहीं ना कहीं, राइट। अब जैसे इसके अंदर क्वेश्चन बन सकता है, डिस्कस द रिलेवेंस ऑफ द टीचिंग ऑफ लॉर्ड महावीर इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। मतलब आज के समय में कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के अंदर सोसाइटी में महावीर की टीचिंग्स कहाँ बिलोंग करती है और किस तरीके से एग्जाम्पल्स के तौर पे कैसे अपन वहाँ पे क्लैरिफाई कर सकते हैं कि हाँ, ये सोसाइटी में आज के समय में जो इन्होंने पॉइंट बोले थे वो हो रहे हैं, राइट। और उससे बचने के सॉल्यूशन ये हो सकते हैं, राइट। तो ये बेसिक सा इनका पॉइंट ऑफ व्यू था। नेक्स्ट देखते हैं अपन बुद्धा। बुद्धा इज अनदर मेजर आइडेंटिटी इन द इंडियन वर्ल्ड टुडे। बुद्धा कौन थे, पहले इसको समझ लेते हैं। 500 BCE के अंदर प्रिंस सिद्धार्थ गौतमा के नाम से एक किंग थे, एक राजा थे। इन्होंने भी 30 की एज में ही लेफ्ट आउट हिज किंगडम एंड एवरीथिंग एंड ही बिकम गौतम बुद्धा। यहाँ पे गौतम बुद्धा बने वो। बुद्धा मीनिंग द अवेकन वन, मतलब बुद्धा का मीनिंग यहाँ पे क्या है, अवेकन, जो जगा हुआ है, जो सब जानता है, जो कभी अंधेरे में नहीं जा सकता। यहाँ पे उनका पर्सपेक्टिव ये था मीनिंग का, राइट। अब इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने 3 यूनिवर्सल ट्रूथ बताए हैं, 4 नोबल ट्रूथ बताए हैं, 5 वर्च्यू बताए हैं, 8 फोल्ड पाथ बताए हैं। और ये जब सारी चीज़ें बताए, उसको इन्होंने क्या बोला है, धर्मा बोलने की कोशिश की है। कि इन सबको 3 यूनिवर्सल पाथ, नोबल ट्रूथ, वर्च्यू, 8 फोल्ड पाथ, इन सबको इन्होंने धर्मा बोलने की कोशिश की कहीं ना कहीं। जिसका मतलब साइकिल ऑफ गुड और बैड को कैसे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, वो यहाँ पे इन्होंने क्लियर करने की कोशिश की है, राइट। यहाँ पे सोसाइटी के अंदर कैसे सही और गलत को कैसे आप समझ सकते हो, सही सत्य क्या है, मतलब सच क्या है, और गलत क्या है, उसको कैसे डिस्क्रिमिनेट या डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, वो चीज़ यहाँ पे इन्होंने समझाने की बहुत कोशिश की डेप्थ में। अब पहला देखते हैं 3 यूनिवर्सल ट्रूथ क्या थे। बेसिक सिर्फ अंडरस्टैंडिंग समझेंगे, यहाँ पे अपन डिप में नहीं जाएंगे बहुत ज़्यादा, राइट, ताकि अपनी पर्सपेक्टिव्स क्लियर हो कि टीचिंग यहाँ पे क्या देना चाह रहे थे फिलोसोफर्स या लीडर्स अपने को, और किस तरीके से सोसाइटी में आज के समय में वो मैटर्स रखती हैं या मैटर करती है कहीं ना कहीं, राइट। 3 यूनिवर्सल ट्रूथ क्या थे, एवरीथिंग इज इनपरमानेंट एंड चेंजिंग। मतलब सोसाइटी के अंदर जो भी है वो कभी भी परमानेंट नहीं रह सकता, वो हमेशा चेंज होगा ही होगा, भले कुछ ही हो जाए, राइट। एग्जाम्पल के तौर पे आज आपके पास मकान है, वो आने वाले 10 साल बाद सेम रहेगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। कहीं से टूट जाएगा तो हो सकता है आप रिनोवेशन कराओ या फिर उसके अंदर कंस्ट्रक्शन नया कराओ, उसको गिरा के नो। तो नथिंग इज परमानेंट, एवरीथिंग इज चेंजिंग। इम्परमानेंस लीड्स टू सफरिंग एंड मेकिंग लाइफ इम्परफेक्ट। मतलब इन्हीं चीज़ों के अंदर जब अपन चीज़ों के अंदर फंसे जा रहे हैं, चीज़ें जब अपने को कुछ समय के लिए प्लेजर देती है, उनमें फंस के अपनी लाइफ को अपन इनपरफेक्ट कैसे बना रहे, उनके ऊपर इन्होंने बोला है द सेल्फ इज नॉट पर्सनल एंड अनचेंजिंग। मतलब यहाँ पे जो इंडिविजुअल लेवल पे बात की है, सेल्फ इज नॉट पर्सनल एंड अनचेंजिंग। खुद चेंज नहीं हो रहे हैं, समाज को चेंज करने में लगे हैं, वो चीज़ गलत है कहीं ना कहीं, और ये सोसाइटी के लिए पॉजिटिव पर्सपेक्टिव नहीं छोड़ती कहीं ना कहीं। इस चीज़ को आप समझिएगा। नेक्स्ट देखते हैं 4 नोबल ट्रूथ्स। अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या आ गए, 4 नोबल ट्रूथ्स। मतलब कि ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ थे कि ये हो सकते हैं, ये बदल नहीं सकते। और नोबल ट्रूथ्स में क्या बोला है, इंडिविजुअल लेवल पे थोड़ी सी बात करने की कोशिश की है। ऑल लाइफ इन्वॉल्व सफरिंग। पूरी समाज के अंदर पूरी लाइफ जो है वो सफरिंग को बिलोंग करती है कहीं ना कहीं, और सारी की सारी सफरिंग हर ह्यूमन बीइंग के लाइफ में होती है कहीं ना कहीं। सफरिंग इज कॉज्ड बाय डिजायर एंड अटैचमेंट। सफरिंग जनरेट कैसे होती है, इनको यहाँ पे हम बताएं कि वो डिजायर्स, इच्छाएं। जैन धर्म के अंदर भी अभी ये बात की थी अपन ने, कैसे इच्छाएं जो होती है वो आपको सफरिंग और साइकिल ऑफ बर्थ को जनरेट करती है। यहाँ पे भी इन्होंने ये बताने की कोशिश की कैसे डिजायर जो अटैचमेंट है, डिजायर्स और अटैचमेंट जो है वो कैसे आपको एक दूसरे के साथ अटैच करके रखने का काम करती है। डिजायर एंड अटैचमेंट कैन बी ओवरकम। अब इन्होंने ये भी बोला है कि आप डिजायर और अटैचमेंट से बाहर भी आ सकते हैं, हट भी सकते हैं। तरीके काफ़ी हैं, तरीके सब फिलोसोफर्स के अपने अपने अलग अलग हैं, बट इन्होंने ये बताने की कोशिश की कि आप उनसे बाहर भी आने की कोशिश कर सकते हैं या उनके तरीके भी होते हैं कहीं ना कहीं।
द वे टू ओवरकम देम इज बाय 8-fold पाथ। अब इन्होंने बोला है मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि 8-fold पाथ्स क्या है सोसाइटी में, अगर नोबल ट्रूथ हैं, मतलब सफरिंग हो रही है अटैचमेंट की वजह से नॉन, तो इनसे बाहर आने के रास्ते क्या है, वो यहाँ पे 8-fold पाथ के अंदर इन्होंने प्रमोट करने की कोशिश की। उससे पहले अपन थोड़ा सा 5 वर्च्यू के बारे में जान लेते हैं। हार्मिंग लिविंग बींग्स, मतलब कि यहाँ पे पर्सपेक्टिव बोल सकते हैं या परसेप्शन बोल सकते हैं किस वजह से ये चीज़ें जनरेट हो रही है। टेकिंग थिंग्स नॉट फ्रीली गिवन, सेक्सुअल मिसकंडक्ट, फॉल्स स्पीचेस, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स कॉजिंग हेडलेस। ये इन्होंने पॉइंट बताया किस वजह से ये सफरिंग जनरेट हो रही है कहीं ना कहीं, राइट। अब 8-fold पाथ क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। मैं यहाँ पे लिखता भी रहता हूँ। फर्स्ट आता है इनका राइट व्यू, सबके आगे राइट आएगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ, सिर्फ यहाँ पे पॉइंट्स लिख रहा हूँ कि पॉइंट मेन मोटिव या पेन पर्सपेक्टिव क्या रखते हैं कहीं ना कहीं, राइट। इन्होंने पहला क्या बोला, राइट व्यू होना चाहिए, मतलब आपकी जो चीज़ों को देखने की थिंकिंग है, पैटर्न है, वो सही होना चाहिए। सेकंड आ गया इंटेंशन, मतलब कि आपका इंटेंशन कैसा है, पॉजिटिव है नेगेटिव है किसी के लिए। अगर पॉजिटिव है तो आप होपफुली आप उसके लिए अच्छा ही काम करने की कोशिश करें, अगर नेगेटिव है तो आप गलत काम करने की कोशिश। तो इन्होंने बोला राइट इंटेंशन होना चाहिए हमेशा, राइट। नेक्स्ट आता है राइट स्पीच, आपकी जो स्पीच है वो हमेशा सही होनी चाहिए, मतलब कि अपन ने देखा था लैंग्वेजेस कैसे आपकी सोसाइटी के अंदर वैल्यूज जनरेट करने का काम करती थी, आपके राइट स्पीच होनी चाहिए, राइट। लास्ट टाइम अपन ने पढ़ने की कोशिश की थी लैंग्वेजेस और सब्जेक्ट्स के तौर पे भी, राइट एक्शन। फोर्थ आ गया अपना एक्शन, आप वर्क कैसे कर रहे हैं, एक्शन क्या कर रहे हैं, वो चीज़ समझना बहुत जरूरी है यहाँ पे। नेक्स्ट आ गया राइट लाइवलीहुड, यहाँ पे लाइवलीहुड को बहुत प्रमोट किया गया कि कैसे आप जिस तरीके जीवन जी रहे हैं, जिस तरीके से इंप्रेशन कर रहे हैं या जिस तरीके से सोसाइटी में सरवाइव कर रहे हैं, वो किस तरीके से कर रहे हैं वो सही होना चाहिए हमेशा। सिक्स्थ आ गया राइट इफर्ट, आप किसी भी चीज़ को लेके इफर्ट कैसे कर रहे हैं वो चीज़ यहाँ पे इन्होंने प्रमोट करने की कोशिश की। सेवन्थ आ गया है राइट माइंडफुलनेस, और आप बोलेंगे सर कि माइंडफुलनेस और जो इंटेंशन है वो या व्यू है वो सेम हो सकता है, नहीं। इफर्ट कर रहे हैं तो इफर्ट करने के बाद आपकी जो वर्किंग है उससे कितना सोसाइटी को इम्पैक्ट पड़ रहा है, माइंड को कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है वो चीज़ समझना है, किस लेवल तक का प्लेजर दे रहा है, किस तरह की सफरिंग दे रहा है, वो चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। लास्ट एंड फाइनल आता है राइट कंसंट्रेशन। लास्ट एंड फाइनल क्या है, कंसंट्रेशन कैसा है आपका किसी भी चीज़ को करने में, किस तरीके से आप लगे पड़े हैं कहीं ना कहीं, राइट। तो ये चीज़ पर्सपेक्टिव जो है ये बताता है कि कैसे बुद्धा के अंदर साइकिल ऑफ गुड और बैड डिसाइड कर सकते हो, कि आप इन 8 पास को देखेंगे आप खुद समझ जाएंगे कि आपकी ह्यूमन नेचर की टेंडेंसीज क्या है आज के समय में, राइट। कि आप सबसे सही तरीके से बात करें, आपकी स्पीच कैसी है, आपका इंटेंशन कैसा है किसको लेके, राइट। और यही वहाँ पे एथिकल और अनएथिकल कोड ऑफ कंडक्ट को भी जनरेट करने का काम कर रहा है, राइट। तो कैसे इन्होंने फिलोसॉफिकल पॉइंट्स में, मतलब कि इन्होंने जो पाथ दिए हैं उसी के अंदर बता दिया कि कैसे आपके एथिकल और अनएथिकल कोड ऑफ कंडक्ट जनरेट हो रहे हैं सोसाइटी के अंदर, या कैसे आप उसको इंडिविजुअल लेवल पे भी जनरेट करने का काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं, राइट। तो ये बेसिक से फंडामेंट होपफुली आपको क्लियर हो गए होंगे यहाँ पे। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं अपन गुरु नानक एंड कबीरदास, अनदर इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है कि कैसे सोसाइटी के अंदर इन दोनों का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, इन्होंने कितने पर्सपेक्टिव्स बताने का काम किया है। गुरु नानक कौन थे, गुरु नानक बेसिकली सिख पंजाबी या अपन बोल सकते हैं इनके सबसे बड़े गुरु बोल सकते हैं, या इनके गॉड बोल सकते हैं, राइट। इन्होंने भी पाथ बताने का काम किया कि कैसे इंसान को सोसाइटी के अंदर एथिकली कोड ऑफ कंडक्ट के साथ लाइफ जीनी चाहिए और कैसे लाइफ का कोई मीनिंग हो सकते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंटली इन्होंने क्या बोला है, सिंपल बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ। आप सिंपल लाइफ भी जी सकते हैं लेकिन बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी हो जाती है कहीं ना कहीं। वो सिंपल मतलब आप लाइफ फूड जो है आपका बहुत इजी है, सिंपल, बट आपकी जो वर्किंग है उस वजह से आप सोसाइटी के अंदर बहुत पॉजिटिव और वैल्यू इम्पैक्ट कर रहे हैं, राइट। स्ट्रेट फॉरवर्ड वे टू फाइंड गॉड एंड टू ओन हार्ट, मतलब कि इन्होंने सही सीधा तरीका बताने की कोशिश की कैसे आप गॉड के डायरेक्शन में चल सकते हैं, गॉड से अप्रोच कर सकते हैं या गॉड्स के लिए वर्क कर सकते हैं और कैसे डायरेक्टली वर्क करने का काम कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे इन्होंने
सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी ज़्यादा प्रमोट करने का काम किया कि सोसाइटी में कैसे सोशली आपको वर्क करना चाहिए एंड एवरीथिंग। फर्स्ट पॉइंट इनका देखते हैं, शेयरिंग ऑफ अर्निंग विद अदर्स हु आर लेस फॉर्चुनेट। मतलब कि आप जब किसी के साथ शेयर करते हैं अपनी चीज़ों को तो आप कहीं ना कहीं अर्निंग भी कर रहे हैं, मतलब कि अपनी वैल्यू से अपनी कीमत बढ़ा रहे हैं, राइट। इनका मेन पर्सपेक्टिव क्या है कि शेयरिंग इज अर्निंग, मतलब आपकी जो अहमियत है, इंपॉर्टेंस है, वो भी क्या हो रही है, बढ़ने का काम कर रही है कहीं ना कहीं। तो ये इनका पहला पॉइंट था। लिव एन ऑनेस्ट लाइफ एंड अर्न लिविंग विद ऑनेस्ट लेबर। ऑनेस्ट लाइफ मतलब कि सत्य के रास्ते पे ही वर्क करें हमेशा, राइट। आज के समय में ये वैल्यूज कितनी इंपॉर्टेंस रखती है, आप वो चीज़ को समझिए। कहीं ना कहीं शेयरिंग ऑफ अर्निंग मतलब कि आप जितना शेयर करेंगे उतनी आपकी अर्निंग या अहमियत या वैल्यू बढ़ेगी, इसको इन्होंने पहले ही बता दिया था कहीं ना कहीं। और आज के समय में इफ़ यू टॉक अबाउट पंजाबी और सिख जिनके गुरुद्वारे चलते हैं, लंगर चलते हैं एवरीथिंग, ये किस लेवल पे अपनी चीज़ों को शेयर करते हैं आज के समय, वो भी काफ़ी वाइडर वे में नोन है सोसाइटी के अंदर, राइट। और वो वैल्यू भी जनरेट कर रहा है उनके लिए, राइट। अपने यहाँ पे अगर अपन देखें लंगर्स के लिए अपनी अहमियत जो है बहुत इंपॉर्टेंट रखती है कहीं ना कहीं। वो फ्री में फीड कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं फूड को अपने, राइट। ऑनेस्ट लाइफ हो गई, ऑनेस्ट लाइफ करते हैं तो ऑनेस्ट सोसाइटी के अंदर अगर आपकी लाइफ सत्य है, सच के रास्ते पे चल रही है एवरीथिंग, तो वो कितनी सोसाइटी के लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रही है, राइट। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि लॉ ऑफ कर्मा, रीबर्थ, इम्पोर्टेंस, राइटियस कंडक्ट एक्सेट्रा। मतलब कि जो भी आप सोसाइटी में बार बार रीबर्थ ले रहे हैं या फिर कर्म की वजह से कुछ ना कुछ सोसाइटी में हो रहा है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे इन्होंने सिर्फ यही नहीं चीज़, ईगो को लेके भी काफ़ी चीज़ बोली है, एथिकल और सेल्फिश लाइफ के ऊपर भी काफ़ी वर्क किया है। सेल्फिश लाइफ मतलब कि यहाँ पे किस तरीके से आप अगर सेल्फिश हो जाते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे ही वर्क करते हैं, तो आपकी वैल्यूज़ कैसे जनरेट होना बंद हो जाती है, उसको लेके भी इन्होंने बहुत सारे कमिटमेंट्स और बहुत सारे स्टेप देने की कोशिश की है कहीं ना कहीं, राइट। बहुत सारे पॉइंट्स रखने की कोशिश की यहाँ पे, ओके। लॉ ऑफ कर्मा, रीबर्थ, इंपॉर्टेंस, राइटियस कंडक्ट एक्सेट्रा। क्रिटिसाइज कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड जेंडर। इन्होंने हमेशा कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को अवॉइड करने का काम किया है। मतलब कि यहाँ पे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो हो रही है सोसाइटी के अंदर, जेंडर इनइक्वालिटी बढ़ रही है नॉन, उसको हमेशा क्रिटिसाइज करने का ही काम किया है गुरु नानक ने। और ये कितनी इंपॉर्टेंट वैल्यू रखता है, कहाँ पे आपको इक्वालिटी का अहमियत सिखाता है, राइट। आपको क्या सिखा रहा है यहाँ पे, कैसे इक्वालिटी सोसाइटी में होनी चाहिए, उसको लेके वर्क करने का काम कर रहा है कहीं ना कहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रखता है कहीं ना कहीं, ओके। नेक्स्ट देखते हैं अपन। यहाँ पे अगर अपन देखें कि ये जो जितने भी फिलोसोफर्स हैं या लीडर्स जिसको अपन बोल सकते हैं, कम्युनिटीज़ को लेके भी हैं, राइट। और इनकी जो कम्युनिटीज़ हैं आज भी इन्हीं डायरेक्शंस पे वर्क करने का काम भी कर रही है और इन्हीं डायरेक्शंस की वर्क करती है, जिस वजह से इनकी जो वैल्यूज़ है ओवरऑल सोसाइटी के अंदर, पर्टिकुलर रिलीजन या पर्टिकुलर कम्युनिटी की वैल्यू जो है वो कितनी एथिकली बड़ी हुई है, वो चीज़ भी आप देखिएगा, प्रेजेंस आपको क्लियरली समझ में आएगा कहीं ना कहीं, राइट। नेक्स्ट देखते हैं कबीरदास, अनदर बेस्ट हिंदी पोएट या फिर अपने यहाँ पे बेस्ट राइटर के तौर पे इनको बोल सकते हैं। इनके जो दोहे हैं नॉन, वो कितनी सोसाइटी में आज भी पॉजिटिव इम्पैक्ट डालने का काम कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने फर्स्ट टाइम क्या बोला है, इनकी टीचिंग्स क्या थी, इक्वालिटी एंड यूनिटी। इन्होंने किसको प्रमोट किया है, इक्वालिटी और यूनिटी को प्रमोट करने का बहुत काम किया है कि सोसाइटी में हर चीज़ हमेशा इक्वल रहनी चाहिए, राइट। यहाँ पे अगर इक्वल नहीं रहेगी, राइट, अगर जैसे गुरु नानक में क्रिटिसाइज किया था इन्होंने, तो इक्वालिटी को प्रमोट ही किया कहीं ना कहीं। ये डायरेक्टली इक्वालिटी और यूनिटी को प्रमोट करने का काम कर रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट वैल्यू रखता है सोसाइटी के अंदर, राइट। हार्मोनी अमंग ऑल कम्युनिटीज, मतलब हर एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी के लिए कैसे सद्भावना, मतलब कि पॉजिटिव व्यूज रख सकती है, पॉजिटिव वैल्यूज रखती है, उनको यहाँ पे समझाने का बहुत इंपॉर्टेंट काम किया इन्होंने कहीं ना कहीं, राइट। और यहाँ पे कास्ट सिस्टम को इन्होंने बहुत क्रिटिसाइज किया। इन्होंने भी कास्ट सिस्टम को इसलिए क्रिटिसाइज किया क्योंकि उस समय कास्ट सिस्टम सबसे ज़्यादा चलन में था या प्रचलित था, जिसको अपन बोल सकते हैं, राइट, कि कहाँ पे एक ब्राह्मण हो गए और एक क्षत्रिय हो गए, एवरीथिंग, किस तरीके से वो वर्क करेंगे सोसाइटी में, किस तरीके से जिएंगे, वो टोटली बहुत ज़्यादा कम्युनिटीज़ में डिस्क्रिमिनेशन करता था कहीं ना कहीं। हार्मोनी अमंग ऑल कम्युनिटीज़ मतलब कि अपन ने क्लियर समझ लिया। भक्ति मूवमेंट,
भक्ति मूवमेंट को इन्होंने बहुत प्रमोट किया। भक्ति मूवमेंट, गॉड के लिए कैसे आप वैल्यूज जनरेट कर सकते हो, या फिर आप कैसे इन सब चीज़ों को देखते हुए हर दूसरे के लिए एक समानता देख सकते हैं, एक दूसरे के प्रति समान रूप से देख सकते हैं। क्योंकि इन्होंने भक्ति मूवमेंट बताया कि कैसे हर पर्सन के अंदर एक गॉड एग्जिस्ट करते हैं, राइट। तो कैसे आप एक दूसरे के लिए इक्वालिटी वैल्यूज जनरेट कर रहे हैं, इक्वल वैल्यूज जनरेट करने का काम कर रहे हैं। तो ये भक्ति मूवमेंट के थ्रू इन्होंने बताने की बहुत कोशिश की थी। यहाँ पे इन्होंने एक और मैं अगर बोलूँ, मर्सी एंड फॉरगिवनेस आर द ज्वेल ऑफ द स्पिरिचुअल सोल। मोस्ट इम्पोर्टेंटली मर्सी एंड फॉरगिवनेस को इन्होंने बहुत प्रमोट किया कि आप हमेशा दया भावना और या फिर क्षमा याचना की भावना अगर रखते हैं तो आपकी सोल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो कहीं ना कहीं, राइट। तो ये बेसिक से फंडामेंट्स और ये बेसिक से पॉइंट ऑफ व्यू बताने की कोशिश की इन्होंने। ये कबीरदास की टीचिंग्स में दिखते भी हैं, इनके दोहे और इन सब में अंडरस्टैंडिंग समझ में भी आती कहीं ना कहीं। और यही उस समय टाइम पीरियड था जहाँ पे इनकी वजह से सोसाइटी में काफ़ी चेंज भी आए हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आने की दिखी है। पॉजिटिव इम्पैक्ट आने की दिखी इन द सेंस की पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखा है सोसाइटी में कहीं ना कहीं, राइट। ही ऑल्सो रोट इन लेंथ अबाउट लव, सोल, टीचर, सैल्वेशन, भक्ति एक्सेट्रा। सबके बारे में लिखा है इन्होंने, ऐसा कुछ ऐसे पॉइंट नहीं है कि जिसके बारे में इन्होंने नहीं लिखा होगा कहीं ना कहीं, राइट। तो ये बेसिक से पॉइंट थे कि कबीरदास की फिलॉसफी क्या थी, कबीरदास की टीचिंग्स क्या थी, वैल्यूबल टीचिंग्स क्या थी, जो आज सोसाइटी में अपने को अपनानी चाहिए कहीं ना कहीं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं स्वामी विवेकानंद, अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट लीडर ऑफ इंडियन सोसाइटी या इंडियन फिलोसॉफिकल लाइफ बोल सकते हैं अपन। क्योंकि अगर ये नहीं होते तो काफ़ी चीज़ें समझना मुश्किल हो जाता आज के समय, क्योंकि इन्होंने काफ़ी चीज़ों को इजी कर दिया था संस्कृत से लेके हिंदी और अपकमिंग जनरेशन को मिलाने में भी, राइट। यहाँ पे अगर मैं बोलूँ, ही इज़ अ फिलोसॉफी ऑफ लाइफ, ही बिलीव्ड इन वेदांता फिलोसॉफी। इन्होंने सबसे ज़्यादा किस पे बिलीव किया था, वेदांता फिलोसॉफी में बिलीव किया था, और इसी के ऊपर ये जीते थे कहीं ना कहीं, राइट। इसी को लेके इन्होंने अपनी लाइफ सर्वाइव की, इसी फिलोसॉफी को इन्होंने बढ़ाने का भी काम किया कहीं ना कहीं, राइट। अब देखते हैं यहाँ पे, अल्टीमेट गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टू अटेन यूनिटी विद द क्रिएटर। यूनिटी विद द क्रिएटर मतलब कि जो सृष्टि अब बनाई है या जो भगवान है अपन जिनको बोलते हैं गॉड बोलते हैं ना, उनके साथ एकता बनाए रखें, उनके साथ समान रूप से चलने का काम करें, या उन्होंने जो टीचिंग्स दी हैं उन्हीं टीचिंग्स पे चलने का काम करा जाए समाज के अंदर। तो ये बेसिकली इनका मेन पर्सपेक्टिव था। और अगर यही पर्सपेक्टिव फॉलो हो जाता है तो वो क्या करता है, एथिकल सिस्टम, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट को डेवलप करता है, डूइंग गुड टू अदर्स, मतलब हमेशा दूसरों के लिए सही काम कैसे करें, वो एथिकल सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं यहाँ पे, राइट। आप इस चीज़ को समझिएगा, यूनिटी विद द क्रिएटर ने जो अपनी वैल्यूज या अपने जो पर्सपेक्टिव समझा रखे हैं कि सोसाइटी में आपको किस तरीके से रहना चाहिए, अगर वो समझ में आ जाता है तो एथिकल सिस्टम को किस तरीके से डेवलप कर रहा है, वो चीज़ पे इन्होंने बहुत पॉइंट में डेप्थ में अंदर समझाने की कोशिश करी है। यहाँ पे एक लाइन पढ़ता हूँ मैं, ही emphasizes to provide the public only positive education because negative thoughts deteriorate man. Vivekananda said, if young boys and girls are encouraged and are not unnecessarily criticized all the time, they are bound to improve in time. मतलब कि यहाँ पे कैसे आप किसी भी पॉजिटिव एजुकेशन को प्रमोट कर सकते हैं, कि कैसे सोसाइटी के अंदर सही तरीके से वर्किंग उस चीज़ को प्रमोट करते हैं, तो सोसाइटी के अंदर मॉरल स्टैंडर्ड्स डेवलप हो रहे हैं कहीं ना कहीं। मॉरल स्टैंडर्ड्स मतलब इंडिविजुअल गर्ल्स और बॉयज़ के बीच में डिस्क्रिमिनेशन ना करते हुए, इंडिविजुअल गर्ल्स और बॉयज़ को आप बार बार टोकेंगे नहीं, तो उनकी खुद की लेवल पे वो खुद बहुत जल्दी ग्रो हो जाते हैं कहीं ना कहीं। सोसाइटी के टाइम के अकॉर्डिंग उनको छोड़ दिया जाए तो वो समय के अकॉर्डिंग ग्रो हो जाते हैं सिचुएशंस के बेस पे, राइट। मॉरल स्टैंडर्ड्स हो गए, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गई, मॉरल आइडेंटिटीज हो गई, कैपेबल ऑफ राइट एंड रॉन्ग एक्शन। ये सब क्या बताने, मॉरल स्टैंडर्ड्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, आइडेंटिटी बताने का क्या काम कर रही है, राइट एंड रॉन्ग एक्शन में डिफ्रेंशिएट बताने का काम कर रही है कहीं ना कहीं, राइट। कैसे सोसाइटी के अंदर राइट रॉन्ग हो सकता है, एविल और गुड हो सकते हैं, जस्टिस और इनजस्टिस के बीच में कैसे डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है, वो बताने का इन्होंने काम किया कहीं ना कहीं। मॉरल वैल्यूज नेशन बिल्डिंग सॉरी, यहाँ पे मॉरल वैल्यूज़ को इन्होंने इतना प्रमोट किया है। मॉरल वैल्यूज़ मतलब कि खुद की वैल्यूज़ को इतना प्रमोट किया है खुद के लिए या सोसाइटी के लिए,
कितने आप प्रीशियस इंपॉर्टेंस रख सकते हैं इंडिविजुअल लेवल पे भी, और वो नेशनल बिल्डिंग मतलब कि सोसाइटी को या किसी नेशन को डेवलप या बिल्ड करने में कितना मददगार हो सकता है, उसको लेके काफ़ी इन्होंने बताने की कोशिश की यहाँ पे। ओके एवरीवन, चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं अपन महात्मा गांधी। यहाँ पे सिंपल अपन बेसिक फंडामेंट्स इनके पॉइंट्स पढ़ रहे हैं, पॉइंट्स को समझ रहे हैं कि इन्होंने क्या पॉइंट्स रखे थे जिस वजह से वैल्यूज इनकी लाइफ में जो है वो सोसाइटी के ऊपर इम्पैक्ट डाल पाई है बहुत ज़्यादा, राइट। नेक्स्ट आते हैं अपने महात्मा गांधी। पहला पॉइंट इनका, ह्यूमैनिटी ऑफ ऑल पीपल। ह्यूमैनिटी ऑफ ऑल पीपल मीन्स हर सोसाइटी के अंदर, हर रिलीजन के अंदर, हर पर्सपेक्टिव के अंदर रिकॉग्नाइज द ह्यूमैनिटी, इंसानियत को पहचानने का काम करो, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने बोली, इंसानियत को पहचानेंगे तो अपन सोसाइटी में एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट कर पाएंगे। यहाँ पे इनका अनदर मेन पॉइंट क्या था, नॉन वायलेंस, अहिंसा। जैसे जैन धर्म के अंदर भी अपन ने पढ़ा, नॉन वायलेंस के अगेंस्ट थे, नॉन वायलेंस के साथ थे, वायलेंस के अगेंस्ट थे, राइट। इस चीज़ को आप समझिएगा। सेटिस्फाई नीड्स बट नॉट ग्रीड। एक और इन्होंने पर्सपेक्टिव क्या रखा, अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हो आप। नीड्स मतलब अपनी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स उनको आप फुलफिल करें, उनको सेटिस्फाई करने का काम करें, ना कि आप अपनी ग्रीड या फिर अपनी जो वांट्स, ग्रीड्स को, और या फिर मैं वांट्स भी बोल सकता हूँ यहाँ पे, उनको फुलफिल करने में लगे रहें। नीड्स को आप सेटिस्फाई करें तब तक ठीक है, तब तक आप सोसाइटी के अंदर कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट या नेगेटिव अप्रोच नहीं रख पाएंगे या नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं रख पाएंगे। बट अगर आप ग्रीडनेस को फॉलो कर रहे हैं, वांट्स को फॉलो कर रहे हैं, आप सोसाइटी के अंदर नेगेटिव पॉइंट्स पर्सपेक्टिव भी रखने का काम करते हैं यहाँ पे कहीं ना कहीं, राइट। एडमिनिस्ट्रेशन, होल्ड ऑथोरिटी एंड ट्रस्ट ऑफ द पीपल। एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो बोली है या इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव रखा है वो है होल्ड ऑथोरिटी। ऑथोरिटी मतलब कि जो आपके पास पावर है नॉन, उसके थ्रू आप सोसाइटी में और पीपल्स के बीच में ट्रस्ट जनरेट करें। ट्रस्ट मतलब भरोसा जनरेट करने का काम करें। ये अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल थिंग होगी किसी की पर्सनल लाइफ में, राइट। कि कैसे सोसाइटी के अंदर अगर आप ट्रस्ट बिल्डअप करते हैं, ट्रस्ट इम्प्रोमाइज करते हैं एज ए कलेक्टर के तौर पे भी, अगर सोसाइटी के ऊपर आप ट्रस्ट रखते हैं या सोसाइटी आपके ऊपर ट्रस्ट रखेगी तो आप सोसाइटी में पॉजिटिवली कहीं पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, राइट। तो ये इनका मेन पॉइंट पर्सपेक्टिव रखा गया था महात्मा गांधी जी की तरफ से। ओके, यहाँ पे एक क्वेश्चन भी आया था लास्ट टाइम, इसको अपन समझने की कोशिश करते हैं। हैप्पीनेस इज व्हेन व्हाट यू थिंक, व्हाट यू से एंड व्हाट यू डू आर इन हार्मोनी। महात्मा गांधी, ये इनकी स्टेटमेंट थी। डू यू एग्री, डज हैप्पीनेस कैरी एनी अदर मीनिंग फॉर यू। अब इस तरीके की केस स्टडीज या क्वेश्चन भी यहाँ पे अपने से यूपीएससी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, या फिर इनके एग्जाम्पल्स एनीडोट्स के तौर पे अपन ले सकते हैं, ताकि अपने आंसर्स को अपन बेटर इन्विजिलेटर तक समझा सकें या पहुंचा सकें कहीं ना कहीं। ओके एवरीवन, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन राधा कृष्ण, अनदर मेजर पर्सन ऑफ सोसाइटी। बहुत बड़े पोएट हैं, बहुत बड़े राइटर हैं, ऐसी कोई चीज़ें नहीं होगी जिन्होंने इनकी मतलब जहाँ पे इन्होंने कुछ नहीं लिखा होगा, बट इन्होंने सबसे मेनली जो लिखने की काम की है, डिस्कवर द स्पिरिट ऑफ बुक्स जो लिखी है, रिलीजन और सोसाइटी के ऊपर बहुत लिखी है। सोसाइटी किस तरीके से वर्क करनी चाहिए, कि सोसाइटी में किस तरीके से वर्किंग होनी चाहिए, उस पर लिखी है। रिलीजन के ऊपर बहुत सारी चीज़ें लिखी और उन्हीं के अंदर वैल्यूज़ भी बताई हैं। वैल्यूज़ मतलब इंपॉर्टेंस भी बताई कि सोसाइटी में क्या चीज़ अहमियत रखता है और क्या नहीं रखता है, या किस पर्सपेक्टिव में, किस सिचुएशन में अहमियत रखी जा सकती है और किस में नहीं रखी जाती, उसके अंदर भी यहाँ पे इन्होंने बहुत प्रमोट किया है कहीं ना कहीं, राइट। और इसी के साथ इन्होंने, अगर मैं बोलूँ आज के समय में, अगर मॉडर्न क्राइसिस अगर मैं बोलूँ, कहीं तरीके मॉडर्न क्राइसिस अपन सोसाइटी में चल रहे हैं, इसको कैसे डील करना चाहिए, इसको लेके भी इन्होंने काफ़ी चीज़ें वहाँ पे सॉल्यूशन में दिया हुआ है अपनी बुक्स के अंदर, राइट। अगर आपके पास टाइम मिले तो आप इसको ज़रूर पढ़ने की कोशिश कीजिएगा कहीं ना कहीं। ओके एवरीवन, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन मॉरल विक्ट्री रेदर देन इन फिजिकल विक्ट्री ऑफ बाय पावर। मॉरल विक्ट्री रेदर देन फिजिकल विक्ट्री मतलब यहाँ पे इन्होंने बोला है अपने ऊपर, खुद के ऊपर अगर अपन ने विजय पा ली, खुद के ऊपर अगर अपन ने अहमियत या इंपॉर्टेंस बोल सकते हैं, या फिर अपन बोल सकते हैं कि कंट्रोल पा लिया कहीं ना कहीं, तो आप फिजिकल विक्ट्री से वो कहीं ज़्यादा ऊपर है। फिजिकल विक्ट्री मतलब अपनी शारीरिक विक्ट्री से कहीं ज़्यादा ऊपर होता है अपनी मॉरल विक्ट्री, जहाँ पे अपने मन, अपनी भावनाओं या फिर रॉन्ग आइडेंटिटीज को कंट्रोल करना अपन सीख जाते हैं, राइट।
तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट इन्होंने बोली है। ओके, अनदर पॉइंट देखते हैं। राधा कृष्ण इन्फोसाइजेस ऑन द यूनिटी ऑफ मैनकाइंड एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड। यूनिटी ऑफ मैनकाइंड बोल सकते हैं, और मतलब कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड को प्रमोट किया है कि कैसे समाज में सबको एक साथ रहना चाहिए एंड एवरीथिंग। ये पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, फिर भी मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट आता है एथिकल प्रिंसिपल्स आर अनकंडीशनल। अनदर पॉइंट, एथिकल प्रिंसिपल्स आर अनकंडीशनल कमांड्स गाइडिंग मैन टूवर्ड्स रियलाइजेशन। एथिकल प्रिंसिपल्स, सत्यवाद जो है, सत्यवाद मतलब जो पॉइंट्स पर्सपेक्टिव है या कुछ जो अपन बोल सकते हैं सिद्धांत हैं, वो कहीं ना कहीं अनकंडीशनल कमांड्स हैं। मतलब ऐसे कमांड्स हैं जिनके अंदर कोई कंडीशन या कोई सिचुएशन मैटर नहीं करती, और वही मैन को टूवर्ड्स रियलाइजेशन ऑफ अ सोसाइटी, मतलब कि सोसाइटी को एक बेटर कम्युनिटी के तौर पर डेवलप करने का भी काम करती है कहीं ना कहीं, राइट। फ्री एंड क्रिएटिव मैन पर्सन करने का काम कर सकती है एंड एवरीथिंग, राइट। यहाँ पे इस चीज़ को समझिएगा, इन्होंने भी यहाँ पे एथिकल प्रिंसिपल्स मतलब नॉन वायलेंस, इन सबको कैसे आप अपनी लाइफ में उतार सकते हैं, इसको लेके काफ़ी प्रमोट किया है, इसको लेके काफ़ी पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव रखने का काम किया है कहीं ना कहीं। ओके एवरीवन, चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, अनदर ग्रेट आइडेंटिटी। इनके बारे में आप सभी जानते होंगे, इन्हीं के बारे में आप सभी ने कहीं ना कहीं पढ़ा भी होगा। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इज़ द पर्सन जिनको बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन के थ्रू सोसाइटी ने रखा है, या डिस्क्रिमिनेटेड वैल्यूज़ प्रोवाइड करने का काम किया है सोसाइटी ने काफ़ी हद तक। इन्होंने इक्वालिटी और लिबर्टी के ऊपर वर्क किया है। इन्होंने इक्वालिटी और लिबर्टी को प्रमोट करने का काम किया है सोसाइटी के अंदर, कि कैसे सोसाइटी के अंदर इक्वालिटी होनी चाहिए, कैसे वहाँ पे सोसाइटी के अंदर हर सब सने के पास समान अधिकार होने चाहिए कहीं ना कहीं, राइट। मॉरल एंड एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट्स को इन्होंने बहुत प्रमोट किया है, और कॉन्स्टिट्यूशन में भी अपन देखते हैं आज के समय में, तो इनके मॉरल और एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हुए हैं कहीं ना कहीं। लिबरल कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस, मतलब कि यहाँ पे जस्टिस और इनजस्टिस को लेके भी कैसे डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है, वो एक फाउंडेशन है। ये एक फाउंडेशन पॉइंट्स हैं जहाँ पे अपने आज भी कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे तो इन्हीं बेस पे बना हुआ है बहुत ज़्यादा, राइट। और यहाँ पे इक्वालिटी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलफेयर, मटेरियलिज्म, डिस्क्रिमिनेशन लेस सोसाइटी, इन सब को लेके बहुत वर्क किया है इन्होंने, राइट। तो ये बेसिक से इनकी पॉइंट्स हैं, वैल्यूज़ हैं या पर्सपेक्टिव बोल सकते हैं, जिस बेसिस पे सोसाइटी पे इन्होंने वर्क करने की कोशिश की है, राइट। तो ये बेसिक से पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव होपफुली आपको क्लियर होंगे। कुछ लीडर्स के अपन ने पढ़ने की कोशिश की है, इंडियन लीडर्स को ही या फिलोसोफर्स को अपन ने आज लेने की कोशिश की है कि कैसे सोसाइटी के अंदर पॉजिटिव साइड्स में, कैसे सोसाइटी के अंदर पॉजिटिव वैल्यूज जनरेट की जा सकती है, उस पर लेके इन्होंने वर्क करने की कोशिश करी, राइट। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल दैट टाइम, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।